इस कायनात में एक ईश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में दो ईश्वर हैं, एक स्वर्ग वाला ईश्वर और दूसरा मैं। अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में विनायक दामोदर सावरकर लिखते हैं कि जब वो पहली बार सेल्यूलर जेल पहुंचे, उन्हें जेलर डेविड बैरी के मुंह से ये शब्द सुनाई दिए। बैरी आगे कहता है, ये दीवार देख रहे हो, जानते हो ये इतनी नीची क्यों है? क्योंकि इसके पार 1000 मील तक सिर्फ समंदर है, इसलिए इस जगह से भागना असंभव है। डेविड बैरी जिस जेल की बात कर रहा था, हम उसे काला पानी के नाम से जानते हैं। अंडमान की सेल्यूलर जेल को काला पानी क्यों कहते हैं? क्या है भारतीय इतिहास की सबसे कुख्यात जेल की कहानी और क्यों इसके नाम से लोग थरथराने लगते थे? आज हम बात करेंगे सेल्यूलर जेल उर्फ सजाए काले पानी की। काला पानी की कहानी शुरू होती है 1857 से। क्रांति के दौरान और बाद में भी जिन लोगों को पकड़ा जाता था, अंग्रेज उन्हें फांसी पर लटका देते थे या तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा देते थे। हालांकि सबका हश्र ऐसा नहीं हुआ, कईयों को कैदी बना लिया गया। विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने इन्हें मेनलैंड से दूर भेजने की ठानी और ऐसे में चुना गया अंडमान द्वीप। अंडमान द्वीप भेजने के दौरान समंदर की यात्रा करनी पड़ती थी। उस दौर में हिंदुओं के बीच एक मान्यता थी कि अगर समंदर की यात्रा कर ली तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को जात से बाहर कर दिया जाता था, इसलिए समुद्र के पानी को काला पानी कहते थे और इसी कारण अंडमान की कैद को नाम मिला काले पानी की सजा। 1857 के बाद 200 कैदियों को पहली बार अंडमान भेजा गया। 1868 में 700 कैदी कराची से भेजे गए। शुरुआत में इन लोगों को एक घरनुमा जेल में रखा जाता था। 1890 तक कैदियों की संख्या में काफी इजाफा हो चुका था। हालांकि तब अंडमान की जेल की वो सूरत नहीं थी जो बाद में जाकर बनी। मेनलैंड की जेलों के मुकाबले अंडमान में ज्यादा आजादी मिलती थी, इसलिए कैदी यहां आना प्रेफर किया करते थे। 1890 में दो अंग्रेज अधिकारियों को इस बात में दिक्कत दिखाई देनी शुरू हुई। उन्होंने कहा, जेल के नाम पर आजादी, ऐसे कैसे? चार्ल्स लॉयल और एएस लेथब्रिज, इन दोनों ने एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के सामने पेश किया, जिसमें एक नई जेल बनाने की मांग रखी गई थी और साथ में ये सुझाव भी दिया गया था कि यहाँ आने वाले कैदियों के लिए कठिन वातावरण होना चाहिए। सरकार की मंजूरी के बाद 1896 में नई जेल का काम शुरू हो गया। इसके लिए बर्मा से लाल ईंटें मंगाई गई और मजदूरी के लिए उन्हीं कैदियों का इस्तेमाल किया गया जो आगे चलकर इसमें रहने वाले थे। इस जेल का आकार भी अपने आप में काफी अनूठा था और इस आकार के पीछे है एक दिलचस्प कहानी। दरअसल 19वीं सदी में ब्रिटेन में एक दार्शनिक हुए, नाम था जेरेमी बेंथम। बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म नाम की विचारधारा के ध्वजारोहक थे। यूटिलिटेरियनिज्म मोटा मोटी कहें तो कहता है कि कौन सी चीज अच्छी है ये इस बात से तय होगा कि वो कितने लोगों का भला करती है। जिस तरीके से ज्यादा लोगों का भला होगा वो सबसे अच्छा। सुनने में बात सही लगती है, लेकिन इस विचारधारा के साथ एक समस्या है। इस दर्शन के अनुसार एक आदमी को मारकर अगर 5 लोग बचाए जा सकते हैं तो एक को मारने में कोई हर्ज नहीं। तो बेंथम साहब ने इसी दर्शन के आधार पर बताना शुरू किया कि समाज का भला कैसे हो सकता है। पता नहीं क्यों, पर उनकी नजर सबसे पहले जेलों पर गई। बेंथम साहब ने कहा कि जेल की बनावट में एक दिक्कत है। जेल में जितने कैदी होते हैं उसी अनुपात में गार्ड भी रखने पड़ते हैं, जिससे लोगों के काम की बर्बादी होती है। इसलिए जेलों का आकार बदला जाना चाहिए। बेंथम ने जेल के आकार के लिए एक नया सुझाव दिया, जिसे उन्होंने पेनाप्टिकॉन का नाम दिया। ये नया डिजाइन कुछ ऐसा था कि एक ही गार्ड पूरी जेल पर नजर रख सकता था।
बेंथम के जीते जी तो ये आइडिया कुछ खास पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन उनकी मौत के बाद सरकार ने सोचा व्हाई नॉट। अंडमान में जेल पेनाप्टिकॉन डिजाइन के हिसाब से बनाई गई। कैसा था ये डिजाइन? एक साइकिल के पहिए की कल्पना कीजिए, एक डंडा और उसमें से निकली तिल्लियां। अंडमान की जेल में बीच में एक बड़ा सा टावर बनाया गया। टावर के ऊपर गार्ड के खड़े होने की जगह होती थी और साथ में एक घंटा लगा रहता था, ताकि कोई गड़बड़ हो तो घंटे की आवाज सुनकर सब चौकन्ने हो जाएं। इस टावर से बाहर की ओर साइकिल की तीलियों के आकार में 7 बिल्डिंग्स बनी हुई थी। एक बिल्डिंग को एक विंग कहते थे। हर विंग 3 माले की थी, जिसका एक कमरा 14.8 इंटू 8.9 फीट आकार का था। पूरी जेल में ऐसे 696 सेल थे और इन्हीं सेल्स के कारण इस जेल को सेल्यूलर जेल का नाम मिला। ये सेल यानी कमरे खास इस तरह से बनाए गए थे ताकि कोई किसी दूसरे कैदी से कांटेक्ट न कर सके। जेल की हर विंग का मुंह दूसरे विंग की दीवार की तरफ बना हुआ था। हर कमरे में लगभग 9 फीट की ऊंचाई पर एक रोशनदान बना था, जिससे हवा और रोशनी बाहर आ जा सके। साल 1906 में इस जेल का निर्माण पूरा हुआ, जिसके बाद भारत के सबसे खूंखार मुजरिमों के साथ साथ राजनीतिक कैदियों को भी यहाँ भेजा जाने लगा। जेल में कैदियों के साथ व्यवहार कैसा होता था, इसके लिए एक कैदी की सामान्य दिनचर्या आपको पता होनी चाहिए। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह जोता गया एक शख्स लात घूंसे खाने के बाद जेल के अपने कमरे में सोया हुआ है कि तभी एक बड़ी सी घंटी की आवाज सुनाई देती है। सूरज अभी उगा नहीं है, लेकिन उठना मजबूरी है, नहीं तो गार्ड आकर उठाएगा और साथ में कोड़े भी बरसाएगा। 700 कैदियों के लिए टॉयलेट कंप्लीट करने का समय सिर्फ 1 घंटा था। नहाने को पानी नहीं था और पीने के लिए जैसा पानी मिलता था, उससे कोई आदमी मुंह धोने से भी कतराए। इसके बाद बारी आती थी खाने की। हरे रंग के पानी के ऊपर तैरते कुछ पत्ते बर्तन में डाले जाते थे, साथ में कीड़े वाली दाल। ना खाओ तो भूखे रहो और खा लिया तो दस्त लग जाए। खाने की औपचारिकता के बाद अब काम का वक्त आता है। काम पर जाते हुए भी हाथों में जंजीरें हैं, गले से लेकर पैर तक बेड़ियां। इसी हाल में सफाई का काम करना है या पेड़ों की कटाई या कोई और मजदूरी का काम। हालांकि अगर आप राजनीतिक कैदी हैं तो आपके लिए यातना का विशेष प्रबंध है। कोल्हू जूता है लेकिन बैल नहीं है। बैल का काम कैदी को करना है। सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं, 20 चक्कर में एक हष्ट-पुष्ट आदमी चक्कर खाकर गिर जाए। उस कोल्हू को दिन भर जोतना पड़ता था। इस पूरे दौरान दिन भर में सिर्फ एक ब्रेक खाने के लिए, टॉयलेट के लिए भी एक्स्ट्रा समय नहीं ले सकते थे। बरीन घोष अपनी किताब द टेल ऑफ माई एग्जाइल में लिखते हैं, एक दिन बकुल्ला नाम के एक कैदी को लैट्रिन से लौटने में देर हो गई। सिपाहियों ने उसे इतना मारा कि उसके कूल्हे की खाल उधड़कर लटकने लगी। ये हाल होता अगर किसी से बात करने की भी कोशिश की जाती। यहाँ तक कि अगर इशारा भी किया तो गार्ड जूतों से मारेगा। हालांकि दिन इतने में खत्म नहीं होता। कोल्हू के बैल का काम निपटाने के बाद एक और काम मिलता है, नारियल के खोल से भूसी निकालना। इसके लिए नारियल के खोल को हथौड़े से मारना पड़ता है। इतने के बाद भी जान बची तो पुरानी रस्सियों को घिसकर उसके धागे अलग करने पड़ते हैं, तब तक जब तक हाथ से खून न निकल जाए। हर काम के लिए टारगेट तय है। कोल्हू से 10 से 20 लीटर तेल और नारियल से 4 किलो झूस। शाम तक ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हथकड़ियों से बांधकर लटका दिया जाता। पहली बार 3 दिन के लिए और दूसरी बार 10 दिन के लिए। इस बीच गार्ड घुटनों के बीच एक डंडा फंसा देगा ताकि पैर फैले रहें। ये सब पूरा हो चुकने के बाद रात को जब कैदी अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है वहां 2 बर्तन हैं, एक पानी के लिए और दूसरा इसलिए ताकि अगर रात में टॉयलेट जाना पड़े तो इसी में कर लें। बर्तन भी इतना छोटा कि कई लोग फर्श पे ही टॉयलेट कर देते थे।
जून की गर्मी हो या दिसंबर की ठंड, सोने के लिए सिर्फ नंगा फर्श उपलब्ध हुआ करता था। लोग इतने थक जाते थे कि उसी पर नींद आ जाती थी। इसके बाद दूसरा दिन शुरू होता था, बिल्कुल वैसा ही जैसे पिछला दिन शुरू हुआ था। अंडमान में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक ऐसे दिन गुजारे। विनायक दामोदर सावरकर के अलावा श्री अरबिंदो घोष के भाई बरीन घोष, भगत सिंह के साथी और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सजा याफ्ता बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने अंडमान जेल की सजा काटी। 1932 में चटगांव आर्म्स रॉबरी केस में 300 क्रांतिकारी यहाँ भेजे गए। इन लोगों ने बेहतर अधिकारों के लिए भूख हड़ताल शुरू की। 44 दिन चली भूख हड़ताल के बाद अंग्रेजों ने उनके गले में पाइप डालकर दूध उड़ेलने की कोशिश की। महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा के फेफड़ों में दूध चला गया, जिससे तीनों को निमोनिया हो गया और फिर जान चली गई। अंग्रेजों की इस बर्बरता के बावजूद 1937 तक भूख हड़ताल का दौर चला और तब भारत में इन लोगों के लिए आवाज उठनी शुरू हुई। 1937 में गांधी और टैगोर ने इस मामले में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को एक टेलीग्राम भेजा। कांग्रेस ने ये मुद्दा ब्रिटिश सरकार के सामने उठाया। कई दौर की वार्ता के बाद अंत में 1938 में सेल्यूलर जेल के राजनीतिक कैदी मेनलैंड भारत भेज दिए गए। काला पानी की जेल का अध्याय यहीं खत्म नहीं हुआ। 1942 में जब जापान ने अंडमान पर कब्जा किया तो उन्होंने ब्रिटिश कैदियों को रखने के लिए सेल्यूलर जेल का इस्तेमाल किया, यानी जो ब्रिटिशर्स पहले भारतीयों पर जुल्म करते थे उन्हें उन्हीं जेलों में रखा गया। जापानी कब्जे के दौरान सेल्यूलर जेल की 2 इमारतें तोड़ दी गई। इससे पहले 1941 में आए भूकंप में जेल की बीच की इमारत को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इसे नया बनाया गया। नई इमारत गोलाकार शेप में बनाई गई, जबकि पहले ये चौकोर हुआ करती थी। आजादी के बाद जेल की 2 और इमारत गिराई गई, जिनके स्थान पर यहाँ स्थानीय लोगों के लिए एक 500 बिस्तर वाला अस्पताल बनाया गया। इस जेल में सजा काट चुके कई स्वतंत्रता सेनानी जेल को गिराए जाने के विरोध में थे। इसलिए 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। आखिर में इस जेल से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हुए चलता हूँ। माना जाता है कि काला पानी से कोई फरार नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जेल से फरार होने की 2 बार कोशिश हुई। दोनों कोशिश हालांकि तब हुई थी जब सेल्यूलर जेल बना नहीं था। 1868 में 238 कैदी जेल से भाग निकले थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और जेलर ने 87 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद 1872 में 2 कैदियों ने लकड़ी की एक नाव बनाई और इसके सहारे वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गए। सर्वाइवर्स ऑफ आवर हेल शीर्षक से छपे एक लेख में द गार्जियन ने इन कैदियों की कहानी बताई है। गार्जियन के अनुसार मेहताब और चोइटून नाम के ये 2 कैदी एक ब्रिटिश जहाज के पास पहुंचे और एक झूठी कहानी सुनाई। दोनों ने बताया कि वे मछुआरे हैं और उनकी नाव टूट गई है। इसके बाद दोनों जहाज में बैठकर लंदन पहुंच गए। यहाँ दोनों को रहने के लिए एक कमरा दिया गया। बदकिस्मती ये रही कि सोते हुए एक अंग्रेज ने उनकी फोटो खींच ली और चारों तरफ फैला दी। दोनों को पहचान कर दोबारा पकड़ लिया गया और वापस अंडमान भेज दिया गया। दोस्तों, आपकी काला पानी की सजा के लिए क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।